हेलो एवरीवन। आज जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस रेशियो के बारे में। इसके पहले जो है कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग कंसीडर किए थे लास्ट लेक्चर में। तो अगला टॉपिक जो हम लोग का है रेडियस रेशियो। देखो इसका जो है ना यहाँ हेडिंग से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि रेडियस रेशियो क्या है। तो रेडियस रेशियो मतलब एक रेशियो है किसका, तो रेडियस का। आप किसके किसके रेडियस का रेशियो होता है, तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब उसमें केटायन होगा और एनायन होगा। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में उसके केटायन का रेडियस और उसके एनायन के रेडियस का जो रेशियो है वही कहलाता है रेडियस रेशियो। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस रेशियो को हम लोग ऐसे आर लिखते हैं, रेडियस रेशियो। RC हो गया रेडियस ऑफ केटायन और यहाँ RA हो गया रेडियस ऑफ एनायन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फिक्स्ड है, क्वेश्चन आना ही है चाहे किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन हो उसमें। तो रेडियस रेशियो का डेफिनेशन तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए ही रेडियस रेशियो हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी भी आयनिक क्रिस्टल में केटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का जो रेशियो है वही उसका कहलाता है रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। देखो इसमें जो है ना एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को जो है पीछे भी हम लोग डिस्कस किए हैं क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, कि वहां क्या था कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट जब हम लोग करते हैं स्फीयर्स का, तो एक पर्टिकुलर स्फीयर और कितने स्फीयर्स को टच करता है जो उसके नियरेस्ट नेबर होते हैं वही उसका कहलाना था कोऑर्डिनेशन नंबर। और अलग अलग अरेंजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना हम लोग कंसीडर किए थे। यहाँ जब आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे हम लोग ना, तो आयनिक क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो कंसेप्ट वही है। तो आयनिक क्रिस्टल में हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में केटायन और कितने एनायन से घिरा हुआ है वह उस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से एनायन कितने केटायन से घिरा हुआ है वह उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl एक आयनिक क्रिस्टल है, तो NaCl में Na प्लस केटायन हुआ, Cl माइनस एनायन हुआ। तो हम लोग को देखना होगा कि जो NaCl आयनिक सॉलिड है तो इसके क्रिस्टल लैटिस में एक Na प्लस आयन के अगल बगल कितने Cl माइनस आयन है, तो वह कहलाएगा Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी प्रकार से देखेंगे कि Cl माइनस है तो इसके अगल बगल कितने Na प्लस है, तो वही कहलाएगा Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब केटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, या डिपेंड करेगा उसके क्रिस्टल लैटिस पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से हम लोग समझ गए कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में केटायन जितने भी एनायन से घिरा हुआ रहता है वह उस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। उसी प्रकार से एनायन जितने केटायन से घिरा हुआ रहेगा वह उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर का बात था। अब रेडियस रेशियो जो है ना बहुत ही हेल्पफुल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के लिए या फिर उस आयनिक क्रिस्टल का ज्योमेट्री पता करने के लिए। तो इस रेडियस रेशियो की मदद से हम लोग कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पता करते हैं या उसका ज्योमेट्री वगैरह, उसी के लिए एक टेबल यहां हम लोग बनाए हैं। तो इस टेबल को जरा देखो, इसमें क्या है, रेडियस रेशियो का रेंज, कोऑर्डिनेशन नंबर, केटायन का, ज्योमेट्री और एग्जांपल। यदि रेडियस रेशियो का रेंज 0.155 से 0.225 हो तो उस केस, तो देखो इस टेबल की मदद से जो है ना हम लोग पता कर लेंगे कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, केटायन या एनायन का, या फिर उसका ज्योमेट्री किस टाइप का होगा। तो टेबल में देखो हम लोग क्या लिखें कि यदि रेडियस रेशियो का रेंज 0.155 से 0.225 हो तो उस केस में केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लानर। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन एक करके हम लोग चलेंगे। उसी प्रकार से यदि रेडियस रेशियो का रेंज 0.225 से 0.414 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का 4 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, एग्जांपल में जिंक सल्फाइड ZnS। उसी प्रकार से यदि रेडियस रेशियो का रेंज 0.414 से 0.732 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में 6 हो जाएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, एग्जांपल में NaCl है।
और लास्टली कि यदि रेडियस रेशियो का रेंज 0.732 से 1.0 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का 8 ज्योमेट्री बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक माने बीसीसी, या इसको जनरली हम लोग क्यूबिक भी लिखते हैं। और एग्जांपल इसका हो गया सीजियम क्लोराइड। अब जो है ना आगे रेडियस रेशियो जो है 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 0.155 से कम आ सकता है। तो यदि 0.155 से कम हो तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2 और ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर। जनरली उस टाइप का एग्जांपल बहुत वर्सटाइल नोन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग टेबल में इंक्लूड नहीं किए। तो इस टेबल को याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आ जाता है क्वेश्चन। रेंज दिया हुआ रहेगा रेडियस रेशियो का, पूछेगा कि बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक बात मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक क्रिस्टल में केटायन और एनायन का सेम भी हो सकता है या दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, या डिपेंड करता है क्रिस्टल लैटिस पे। तो इसको ध्यान रखोगे। हालांकि यहाँ हम लोगों ने जितना भी लिखा है सब में केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होगा। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का है तो एनायन का भी वही होगा। लेकिन कुछ वैसे भी एग्जांपल हैं जिसमें केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उस टाइप का एग्जांपल आगे हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। लेकिन यहाँ से इस बात को जो है ध्यान रखोगे। तो ये रेडियस रेशियो का इंपॉर्टेंस था। अभी जो रेडियस रेशियो हम लोग लिखे हैं ना, तो देखो एक रेंज लिखे हैं, तो रेंज में जो लोअर वैल्यू है ना इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लोअर वैल्यू को। जैसे इस रेंज के लिए लिमिटिंग हो गया 0.155, इस रेंज के लिए लिमिटिंग हो गया 0.225, इसके लिए 0.414, इसके लिए 0.732। तो इस तरह से जो है अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है। और इसका कैलकुलेशन भी जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस में हालांकि कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आगे एडवांस एग्जाम वगैरह करते हो तो वहां के लिए जो है कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जो है ना हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे रेडियस रेशियो का, लिमिटिंग रेडियस रेशियो मतलब जो लोअर वैल्यू है उसका, कि कहां से सब वैल्यू जो है आया है, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह कैलकुलेशन हम देखो। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो केटायन है वह 3 एनायन से घिरा हुआ रहेगा। उसी प्रकार से एनायन भी जो है 3 केटायन से घिरा हुआ रहता है। फिगर यदि इसका हम लोग बनाएंगे तो फिगर में होता क्या है कि जो 3 एनायन है वह तीनों एनायन जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉर्नर पे होता है। उसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सारे एनायन जो है एक दूसरे को टच करेंगे। या बड़ा फिगर थोड़ा बनाते हैं इसका। ये तीनों का जो है सेंटर हम लोग लेते हैं ऐसा। तो ये जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यही इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये जो 3 इसका कॉर्नर हुआ, यही तीनों कॉर्नर पे जो है एनायन लाई करते हैं। तो ये सभी जो है एनायन है। तो केटायन कहाँ है? तो केटायन जो है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर में होगा। देखो यहाँ ये जो यहाँ व्हाइट क्रिएट हो रहा है, ये जो है हम लोग का केटायन है। केटायन मान लो इसको A कर दो, इसको B कर दो, इसको C कर दो, और यहां से जो है इसका सेंटर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पर, और इसको A से जो है हम मिला दो ऐसा। इसको मान लें यहां हम लोग D, इस पॉइंट को D बोलेंगे, और यहां मान लो E ऐसा।
तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो क्या बोले कि बीच वाला केटायन है या केटायन देखो 3 एनायन से घिरा हुआ है, तो 3 एनायन से घिरा हुआ है, इसलिए बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3। तो ये केटायन क्या कर रहा है कि तीनों एनायन को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और ये तीनों एनायन भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहा है। अब यहां से यदि हम लोग देखना चाहे तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहां से ADE, तो इन राइट एंगल तो इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, ये जो ट्रायंगल बन रहा है AED, इस एंगल को जो है हम लोग मान ले थीटा, ऐसा। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस इसका यहां से देखो हो गया AE और हाइपोटेनस जो है इसका हो जाएगा AD, राइट एंगल के सामने वाला AD। अब cos थीटा, तो ये cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो हम क्या बोले कि ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है ये एंगल होता है 60 डिग्री, लेकिन क्या किए हैं कि इस एंगल को हम लोग इक्वली इंटरसेक्ट कर दिए, डिवाइड कर दिए दो भाग में, तो 60 पूरा था, ये दो भाग में बट गया, तो एक जो है कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये जो है थीटा है वह 30 डिग्री है। इसको हम लोग अब ऐसे लिख के चले cos 30 डिग्री इक्वल टू AE, तो AE देखो क्या है, यहां से यहां E जो है ना इस एनायन का रेडियस है, इस एनायन का रेडियस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RA, मतलब रेडियस ऑफ एनायन। उसी प्रकार से AD को देखो AD, तो AD में देखो यहां से यहां तक जो है ना वो है एनायन का रेडियस, और फिर यहां से यहां ये है केटायन का रेडियस, इसको ऐसे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये रेडियस ऑफ एनायन बाय रेडियस ऑफ एनायन प्लस रेडियस ऑफ केटायन। इसको जो है ना उलट दो दोनों तरफ, मतलब जो न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में कर दो और जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा RA प्लस RC/RA। इसको सेपरेट कर दो अब अलग अलग, इसको ऐसे लिख दें RA/RA प्लस RC/RA इक्वल टू 2 और √3 का वैल्यू 1.732, अच्छा ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू, इसको जो है सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे तो 1.55 के रेंज में आता है, ऐसे या 1.155 के रेंज में आएगा इस प्रकार। तो अब यहां इसको आगे हम लोग देखते हैं, तो हो जाएगा रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 1.155 माइनस ये 1 को उधर माइनस कर दो, तो ये जाएगा रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन बराबर 0.155, और रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन यही क्या है रेडियस रेशियो, तो यहां से रेडियस रेशियो आ गया 0.155। तो ये जो रेडियस रेशियो हुआ लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, मतलब जो लोअर वैल्यू था लेने वाला वो है। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए जो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एकदम आसान सा कैलकुलेशन था, बस इस अरेंजमेंट को केवल हम लोग को समझना था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में किस प्रकार से केटायन और एनायन अरेंज होते हैं। तो याद क्या रखेंगे हम लोग कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो 3 कॉर्नर्स है वो तीनों कॉर्नर पे रहेगा एनायन और उसके बीच में सेंटर में रहना है केटायन, उसके बाद तो कैलकुलेशन एकदम सिंपल सा है। अब जो है इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 3 का किया वैसे ही 4 के लिए। तो अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब यहाँ क्या होगा कि जो केटायन है वह 4 एनायन से घिरा हुआ रहेगा या फिर एनायन जो है 4 केटायन से घिरा हुआ रहेगा। इसके लिए अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है,
इसका क्यूबिक अरेंजमेंट हम लोग दिखाएंगे, और क्यूबिक अरेंजमेंट में कैसे होगा जरा ध्यान देते हैं। इस प्रकार से क्यूबिक अरेंजमेंट। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि जो एनायंस होते हैं वे एनायंस जो है अल्टरनेट कॉर्नर्स पे रहते हैं। ये जो क्यूब है इस क्यूब का अल्टरनेट कॉर्नर्स पे रहेंगे एनायन। जैसे मान लो कि यहाँ एनायन रखते हैं तो फिर इस कॉर्नर पे नहीं होगा, फिर यहाँ एनायन रखो तो यहाँ नहीं होगा, हाँ यहाँ है यहाँ नहीं है, तो फिर यहाँ है तो इस कॉर्नर पे नहीं होगा, इस कॉर्नर पे नहीं होगा तो फिर यहाँ होगा, ऐसा एक साइज का, और फिर इस कॉर्नर पे नहीं है तो यहाँ होगा ऐसा। तो ये जो अल्टरनेट कॉर्नर है ना, तो इस अल्टरनेट कॉर्नर पे हुए एनायन, अब इसी के बीच में जो है यहाँ बॉडी सेंटर में जो है इस तरह से यहाँ रहेगा केटायन ऐसा। ये जो है केटायन है और जो कॉर्नर वाला है ये सब एनायन है। तो देखो केटायन क्या होगा, कितना एनायन होगा, 1 2 3 4 ऐसा। तो ये 4 एनायन से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। और एक बात ध्यान में रखें कि ये जो एनायन है कॉर्नर वाला, ये एनायन एक दूसरे को टच नहीं करेगा, लेकिन ये सारे एनायन जो है इस केटायन को टच करेंगे। फिगर में दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझना है। पहले भी इसको कई बार डिस्कस किए हम कि जो बॉडी सेंटर में होता है ना कोई पार्टिकल, तो जितने भी कॉर्नर पार्टिकल है वो सबको टच करता है। कॉर्नर पार्टिकल आपस में टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, लेकिन ये सारे कॉर्नर पार्टिकल जो है ना इसको टच करेंगे। तो देखो अभी जैसे मान के चलो कि हम ये 4 अल्टरनेट कॉर्नर पे पार्टिकल दिखाए, बाकी 4 अल्टरनेट कॉर्नर खाली है, जैसे ये कॉर्नर खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि चारों पार्टिकल को हटा करके अब ये चारों अल्टरनेट कॉर्नर पे रख दो, तो ओवरऑल समझो तो पार्टिकल्स है हर एक कॉर्नर पे, लेकिन अरेंजमेंट में हम लोग जो है केवल अल्टरनेट का 4 दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए। अब क्या करना है, तो इसको यहां से मिला दो ऐसा, उसी प्रकार से इसको यहां भी मिला दो इस प्रकार से। मान लो ये है ए, इसको कर दो बी, ये कर दो सी और ये कर दो डी। तो मान लेते हैं लेट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए। देखो सब आपस में बराबर होगा, रीजन की क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग पढ़े हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो एजेस होते हैं ना इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब सारा एज जो है आपस में बराबर होगा, इसलिए सबका लेंथ हम लोग सेम ले लिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऐसा। अब जरा देखोगे इसमें, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें से यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ऐसा। तो AB और BC दोनों A के बराबर है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया 2A स्क्वायर। तो AC निकालेंगे तो इधर अंडर रूट 2A, माने A स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, 2 जो है रूट में जाएगा, तो AC बराबर आया रूट 2A। अब जरा यहां देखो कि A और C का अरेंजमेंट किस प्रकार से है। तो A का पार्टिकल एक यहाँ है और C का पार्टिकल एक इस कॉर्नर पे है। यदि यह बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट होता तो उस केस में जो है पार्टिकल्स बताया कि कॉर्नर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन यदि सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे तो सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट में मैंने क्या बताया था कि उसमें सारे कॉर्नर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को टच करते हैं। तो उस हिसाब से देखोगे तो A और C को यहाँ हम लोग ऐसे रखें,
ए और सी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट को लेते हुए तो टच करेगा। तो यहां से यहां इसका रेडियस हुआ, मतलब रेडियस ऑफ एन आयन, फिर यहां से यहां इसका रेडियस हुआ, रेडियस ऑफ एन आयन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि AC इक्वल टू क्या है, 2 इंटू रेडियस ऑफ एन आयन। यहाँ AC बराबर है √2a और यहाँ AC बराबर है 2 इंटू रेडियस ऑफ एन आयन। तो AC इक्वल हो गया ना, मतलब LHS इक्वल है, तो RHS को भी इक्वेट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ एन आयन बटे √2a। तो रेडियस ऑफ एन आयन बराबर क्या हो जाएगा, √2a/2। तो रेडियस ऑफ एन आयन बाय a/√2। एक हम लोग का ये आ गया एक्सप्रेशन। उसी प्रकार से देखोगे यहां तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ACD। तो यहां हम लिखेंगे ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD। ACD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो वहां हम लोग देखें इसमें हो जाएगा AD² बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AC हम लोग यहाँ निकाले थे √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो यहाँ से AD निकालोगे तो √3a। जैसे यहाँ किए थे हम लोग, स्क्वायर हट गया तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ गया था, उस प्रकार से यहाँ होगा। अब जरा AD का एलिमेंट देखो यहाँ, तो A में हर कॉर्नर पे पार्टिकल है, बीच में एक कैटायन हो गया और E कॉर्नर यहाँ वैकेंट है, लेकिन ये वैकेंट है नहीं। अभी हम बताए थे कि सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने के लिए जो है हम लोग अल्टरनेट कॉर्नर दिखलाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे तो बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं ना किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, हम लोग एक को कंसीडर करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट को दिखाने के लिए जो है हम लोग अल्टरनेट कॉर्नर शो कर रहे हैं। तो AD का एलिमेंट यदि देखोगे तो देखो A बीच में यहां है कैटायन जो टच करेगा इसको, और वैसे ही B कॉर्नर पे भी पार्टिकल होगा, फिगर में नहीं दिखाया गया है लेकिन होगा, पीछे के एलिमेंट में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो E हुआ A, ये हम लोग का हुआ D, इसको यहां से हम मिला दें तो देखो यहां से यहां हुआ रेडियस किसका, एन आयन का, E भी यहां से यहां रेडियस किसका, एन आयन का, और ये बीच में देखोगे तो दो रेडियस है, यहां से यहां रेडियस कैटायन का, फिर यहां से यहां रेडियस कैटायन का। हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एन आयन। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन। तो AD बराबर इतना, AD बराबर इतना, दोनों को इक्वेट करते हैं हम लोग। तो इसको लिख दो कि 2 रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बराबर √3a। तो रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बराबर √3a/2। यहां से इसको मान लो नंबर ऐसा। अब बस दोनों को सॉल्व कर देना है। 2 को जो है ना 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 1। LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, और इसमें लेफ्ट साइड है रेडियस ऑफ एन आयन, राइट साइड में इसका क्या था, तो √3a/2 डिवाइडेड बाय इसमें क्या है a/√2, a/√2। तो a और a तो कट जाएगा, इसको अलग अलग कर दो तो रेडियस ऑफ एन आयन बाय रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एन आयन इक्वल टू √3/2। हाँ, इसमें से 3√2 चला जाएगा ऊपर, तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √2 का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा ऐसा, इधर ये भी कट गया तो हो गया 1 प्लस रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एन आयन इक्वल टू √3/√2। तो रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एन आयन, इसका वैल्यू पुट कर दो 1.732 और ये है 1.414 -1। एलसीएम लो सॉल्व करो, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करने के बाद जो है ना इसका वैल्यू आएगा 0.225।
तो इस बार जो हम लोग का रेडियस रेशियो आया, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 0.225। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में था 0.155। उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो है हम लोग का जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो आया, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, उसका वैल्यू कितना होगा 0.225। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है और याद करो कि एकदम सिमिलर कैलकुलेशन था जब हम लोग निकाल रहे थे साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड। उस समय साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन एकदम सेम था, यही कैलकुलेशन था वहां भी, बस आर वहां कैपिटल और स्मॉल लिए थे, बाकी सारी बातें जो है सेम था। तो एक ही कैलकुलेशन रिपीट कर गया, आगे भी कैलकुलेशन आएगा ऐसा ही। तो बाकी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग का बच गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग कैसे लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।